नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आरपीएससी एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल पर। देखिए साथियों, रीट की साइकोलॉजी में 4 टॉपिक नए ऐड किए गए, जिसमें चौथा जो अपना टॉपिक है वो है सीखने के प्रतिफल। ये यूनिट नंबर 5 में अपने साइकोलॉजी में ऐड किया गया है और यूनिट नंबर 2 में चिंतन, तर्क और कल्पना का टॉपिक ऐड किया गया है, जो कि अपन पूरा डिटेल से बिल्कुल कर चुके हैं उनको। आज अपन सीखने के प्रतिफल को डिटेल से करेंगे, लर्निंग आउटकम्स को। देखिए साथियों, ये जो पुस्तक है ये आपके SIERT संस्था उदयपुर की जो संस्था है, जो कि प्रशिक्षण अध्यापकों को अवेलेबल करवाती है, उनके द्वारा ये पुस्तक 2017-18 के सत्र में जो है वो स्कूलों में भेजी गई। सीखने के प्रतिफल जो वो बताए गए कक्षा 6 से 8 के लिए ये हैं और कक्षा 1 से 5 के लिए भी ऐसी ही पुस्तकें आई हैं। लेकिन साथियों, अपन को इनसे मतलब नहीं है, क्योंकि जो सीखने के प्रतिफल के जो उद्देश्य हैं, जो विशेषताएं हैं, वो सारी की सारी जो हैं वो कक्षा 6, 7, 8 और कक्षा 1 से लेकर के 5 के लिए बिल्कुल सेम ही हैं। तो क्या उद्देश्य हैं, क्या विशेषताएं हैं, वो सारी अपन डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये लर्निंग आउटकम्स होते क्या हैं। आपने के जो आपके जो सीखने के जो ये आउटकम है, प्रतिफल है सीखने के, ये क्या होते हैं। देखिए, सीखने के प्रतिफल क्या है, इनको आप समझने की कोशिश कीजिएगा एक बार, उसके बाद ही अपन वीडियो को स्टार्ट करेंगे आगे। सीखने के प्रतिफल क्या होते हैं साथियों, ये बिल्कुल आसान भाषा में साथियों बताऊंगा आपको। प्रतिफल बिल्कुल आसान भाषा में बात करेंगे, क्योंकि देखिए अगर सीधी सीधी भाषा में बात नहीं करेंगे तो ये समझ में थोड़े से कम आते हैं। लेकिन मैं आपको एक एग्जाम्पल के तहत बताऊंगा और बिल्कुल सीधे तरीके से बताऊंगा कि देखिए, कोई भी पाठ अपन पढ़ाते हैं या कुछ भी चीज़ अपन बच्चे को जब पढ़ाते हैं, पाठ पढ़ाते हैं या कोई पाठ्यक्रम अपन बच्चे को जब पूरा करवाते हैं, तो उस पाठ्यक्रम को या उस पाठ को पूरा करवाने के लिए अपना एक सबसे पहले एक लक्ष्य होता है कि बच्चा जो है इस पाठ को पढ़ करके, जैसे मान लीजिए कोई भी पाठ है, उष्मा और ताप वाला, ताप एवं उष्मा का पाठ है, मान लीजिए ताप व उष्मा का जो पाठ है वो आपने बच्चे को पढ़ाया। अब इस पाठ को पढ़ाने से पहले आप क्या सेट करोगे, आपके लक्ष्य क्या है इस पाठ को पढ़ाने से पहले, और आप क्या चाहते हैं कि इस पाठ को पढ़ाने के बाद क्या लक्ष्य आपको अर्जित होने चाहिए। तो आप लक्ष्यों का निर्धारण करते हैं। अब ये लक्ष्य जो वो काफ़ी बड़े लक्ष्य भी हो सकते हैं, जैसे आप ये लक्ष्य भी रख सकते हो कि मैं इस तरह से बच्चों को ये पाठ पढ़ाऊँगा कि जो है उच्च कक्षाओं में जब ये जाएंगे तब भी इनका अच्छे से जो है वो उपयोग जो वो बच्चे कर पाएंगे, है ना। तो उच्च कक्षाओं में बच्चे आराम से उपयोग कर पाएँ, ये आपका मान लीजिए आपने लक्ष्य सेट कर लिया, एक गोल सेट कर लिया एक पाठ को पढ़ाने से पहले। अब साथियों, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप क्या करोगे, आप छोटे छोटे उद्देश्य बनाओगे। छोटे छोटे क्या बनाएंगे अपन, छोटे उद्देश्यों में जो डिवाइड कर लेंगे अपने लक्ष्य को। और ये लक्ष्य को, आपके उद्देश्य कौन से होंगे, आपके ज्ञानात्मक उद्देश्य हो गया, जैसे आपका अवबोधात्मक हो गया, अवबोधात्मक लक्ष्य हो गया, सॉरी उद्देश्य हो गया। इसी प्रकार ज्ञानोपयोग हो गया कि दैनिक जीवन में बच्चा ज्ञान का उपयोग कर पाए। ये आप जो है छोटे छोटे उद्देश्य इसके बना लोगे। कौशलात्मक उद्देश्य हो गया। अब देखिए साथियों, ये उद्देश्य हम लोगों ने बना लिए, अपन ने लक्ष्य सेट कर लिया और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपन ने छोटे छोटे उद्देश्य भी जो वो अपनी तरफ से बना लिए, और अपन ने बच्चों को चैप्टर जो वो ताप एवं ऊष्मा का चैप्टर अपन ने बच्चों को पढ़ा दिया। अब साथियों, पढ़ाने के बाद अपन क्या करेंगे, एक निश्चित मानदंडों के अनुसार एक अपन टेस्ट, एक प्रकार से एक टेस्ट अपन करते हैं, जिसको अपन सीखने के प्रतिफल बोलते हैं। सीखने के प्रतिफल, सीखने के प्रतिफल यानी एक टेस्ट लिया अपन ने और उससे अपने को पता चला कि बच्चे ने जो पढ़ाया है वो कितना सीखा। ठीक है, मतलब प्रतिफल क्या है, सीखने की प्रतिफल क्या है, ये एक प्रक्रिया है जिसमें हम देखते हैं कि बच्चे ने जो पढ़ाया गया है वो कितना सीखा है। तो ये क्या है, एक प्रक्रिया है साथियों, एक प्रक्रिया जो लगातार चलती रहती है और प्रत्येक पाठ के लिए चलेगी, पूरे पाठ्यक्रम के लिए भी चलती रहती है। तो इस प्रक्रिया में अपन ये देखते हैं कि जो अपन ने जो पाठ पढ़ाया ताप एवं ऊष्मा, उसमें जो अपन ने लक्ष्य निर्धारित किए, जो उद्देश्य निर्धारित किए, उनको अपन ने कहाँ तक प्राप्त किया है, बच्चे ने कहाँ तक उन चीज़ों को समझा है, ताप एवं ऊष्मा को बच्चे ने कहाँ तक समझा है। ठीक है, यानी कि हमारे शिक्षण उद्देश्य अपने को किस प्रकार, किस हद तक प्राप्त हुए, ये अपने को सीखने के प्रतिफल में पता लगता है। इसके अलावा सीखने के प्रतिफल भी यही होते हैं, बच्चे ने जो सीखा उसका उपयोग क्या वो दैनिक जीवन में कर पाएगा, क्या उच्च कक्षाओं में उस चीज़ को वो लेकर के जा पाएगा, यानी कि गुणवत्ता युक्त अपन शिक्षा दे पाए हैं या नहीं,
ये भी सीखने के प्रतिफल ही डिसाइड करते हैं, है ना। सीखने के प्रतिफलों से अपने को पता लगता है कि गुणवत्ता युक्त शिक्षा अपन दे पाए हैं या नहीं। एक माता पिता को अपने बच्चों के बारे में यह जरूर पता होना चाहिए कि उसका बच्चा जो उसके शिक्षक ने उसके बच्चे को जो सिखाया है, क्या उसका बच्चा उसका उपयोग दैनिक जीवन में कर रहा है। ये सारे की सारी चीज़ें किस में आती हैं साथियों, सीखने के प्रतिफल में आती हैं। और सीखने के प्रतिफल का जो है वो मापन आसानी से किया जा सकता है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना होगा कि बिल्कुल निश्चित तौर पे जो अपन ने पढ़ा है उसका अपन जब मापन करते हैं उसी को बोलते हैं सीखने के प्रतिफल। तो मापन अपन कर सकते हैं सीखने के प्रतिफल का। इसके अलावा ये क्या होते हैं, आपके छात्र केंद्रित भी होते हैं। जो आपके सीखने के प्रतिफल हैं वो छात्र केंद्रित होते हैं, जबकि जो उद्देश्य और लक्ष्य हैं साथियों ये कौन सेट करता है, ये टीचर जो है, एक शिक्षक जो है वो खुद सेट करता है कि मेरा लक्ष्य और उद्देश्य मेरा क्या है। इस चैप्टर का ये जो है एक शिक्षक सेट करता है, इसलिए ये जो आपके उद्देश्य और लक्ष्य हो गए ये क्या हो गए, शिक्षक केंद्रित। जबकि सीखने के प्रतिफल आपके छात्र केंद्रित होते हैं और मापन के योग्य होते हैं। गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों रूपों में अपन इसको माप सकते हैं साथियों। ठीक है, तो मापन के लिए अपन कैसे मापन करेंगे, ये तो थोड़ी है कि अपन किसी भी प्रकार से टेस्ट ले ले, वो नहीं है। सीखने के प्रतिफलों में कुछ निश्चित मानदंड होते हैं, इसमें निश्चित मानदंड इसमें होते हैं। यानी कि मानदंड का मतलब है, निश्चित मानदंड का मतलब यही है साथियों कि इसमें कुछ फिक्स पॉइंट होते हैं, उनके आधार पे अपन चेक करते हैं कि बच्चे ने ज्ञान का उपयोग किया है या नहीं किया है। चलिए इसको और थोड़ा सा डिटेल से बताता हूँ। मान लीजिए एक कक्षा में जो है पर्यायवाची शब्द जो वो पढ़ाए गए और बच्चे को जैसे बादल के पर्यायवाची शब्द बता दिए और अपन ने फिर पूछा कि बादल पर्यायवाची अपन ने पढ़ाए और अपन ने पूछा बादल के 3 पर्यायवाची शब्द लिखो। मान लीजिए बच्चे ने तीनों के तीनों पर्यायवाची शब्द लिख दिए, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि सीखने के प्रतिफल हमने प्राप्त कर लिए? जी नहीं साथियों, अपन बिल्कुल ऐसा नहीं बोल सकते। अपन ऐसा कब बोलेंगे, अगर बच्चे ने यहाँ पे तीनों के तीनों बिल्कुल सही लिखे हैं पर्यायवाची, इसका मतलब अपने जो उद्देश्य थे, ज्ञानात्मक उद्देश्य या अवबोधात्मक उद्देश्य, वो अपने को प्राप्त हो गए। उद्देश्य अपने को प्राप्त हो गए, लेकिन जो प्रतिफल है अपना, वो क्या है अपना प्रतिफल, वो ये है अपना प्रतिफल कि जो अपन ने पढ़ाया है उस ज्ञान का वो बच्चा उपयोग भी कर पाए अपने जीवन में। तो उसका पता अपन कैसे लगाएंगे, तो अपन क्या करते हैं, एक अपन क्रिया कर सकते हैं, टेस्ट बच्चे का ले सकते हैं। किस प्रकार का, कि अपन दे दें उसको कि जो है बादल पर आप लेख लिखो, है ना, बादल पर लेख लिखवा सकते हैं अपन। उसके बाद उसमें हो सकता है बादल पर जब बच्चा लेख लिख करके लेके आए तो उसमें बादल के पर्यायवाचियों का वो शब्दों का प्रयोग करे। अगर वो ऐसा करता है तब अपन बोलेंगे कि हमने जो अपने सीखने के जो प्रतिफल है उनको प्राप्त कर लिया है। तो ये है मतलब उद्देश्य और प्रतिफल में अंतर। मेरे हिसाब से आप कुछ हद तक समझे होंगे। अगर सीधी सी भाषा में और भी बोलूँ तो सीखने के प्रतिफल का मतलब है कि आपने सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान बच्चे ने कितना सीखा, वही आपका जो सीखने का साथियों प्रतिफल होता है। ठीक है, उम्मीद है इतनी बातें आप समझे होंगे। अगर ये चीज़ आप समझ गए तो आगे जो चीज़ें दी गई हैं ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें तो नहीं हैं, लेकिन जाहिर सी बात यह है कि राजस्थान सरकार के द्वारा उदयपुर जो आपका SIERT है जो उदयपुर का, जो कि अध्यापकों को प्रशिक्षण प्रदान करता है, उनके द्वारा प्रस्तुत की गई पुस्तक है। तो निश्चित तौर पे अगर प्रश्न बनेगा तो यहीं से बनने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि बिल्कुल ये पुस्तकें जो है वो दी गई थी और यहीं से ये टॉपिक ऐड भी किया गया है। आप देख पाएंगे, देखिए यहाँ पे साफ शब्दों में लिखा है आपके दिनांक 10/10/2017 को ये पुस्तक दी गई। शिक्षण सत्र 2017-18 के लिए ये पुस्तक जो है वो विद्यालयों में दी गई थी। इसमें देखिए क्या है, दिशा निर्देश इसके लिए क्या दिए गए हैं। वैसे तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको पढ़ने के लिए आवश्यक नहीं है, लेकिन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 के अंतर्गत 6 से 14 आयु वर्ग के बालकों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित प्राप्त करने का प्रावधान किया गया। इसी संदर्भ में शिक्षा के मूल उद्देश्यों को केवल विषयों तक ही सीमित न रखकर विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास से जोड़ते हुए विस्तृत रूप से देखे जाने की आवश्यकता है। इस हेतु राज्य में SIQE-CCE द्वारा प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक उन्नयन के प्रयास किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर NCERT के सहयोग से कक्षावार विद्यार्थी के सीखने के प्रतिफल को परिभाषित किया गया है। शैक्षिक सत्र 2017-18 से SIERT उदयपुर द्वारा निर्धारित किए गए कक्षावार एवं विषयवार सीखने के प्रतिफल
को निर्धारित मानदंडों में शामिल कर लिया गया है जिनका क्रियान्वयन अनिवार्य है। अब देखिए साथियों, अगर नेशनल स्तर पर बात की जाए तो ये सीखने के जो प्रतिफल की जो कॉन्सेप्ट है वो कौन लेकर के आया, वो लेकर के आया आपका NCERT। तो ये इंपॉर्टेंट है, नेशनल स्तर के लिए अगर सीखने के प्रतिफल को किसी ने परिभाषित किया तो वो NCERT ने किया है। जबकि राजस्थान बोर्ड में आपका 2017-18 से SICERT उदयपुर जो संस्था है उन्होंने सीखने के प्रतिफल को कॉन्सेप्ट को राजस्थान में उन्होंने एक प्रकार से वो लेकर के आया और जिनको क्रियान्वयन भी एक प्रकार से उन्होंने अनिवार्य बताया। ठीक है साथियों, तो SIERT और NCERT को आपको ध्यान में रखना है। SIERT राजस्थान के लिए और NCERT देश के लिए। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण का आधार भी सीखने के प्रतिफल ही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है पूरे पैराग्राफ की, इसमें से आपको कुछ भी विशेष तौर पे याद रखने की मेरे हिसाब से आवश्यकता नहीं, लेकिन ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि जो आपका राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण NAS का आधार जो है वो क्या है, सीखने के प्रतिफल, यानी एक प्रकार से यह जो है शिक्षा का एक शैक्षिक मापन होता है। तो इस शैक्षिक मापन का जो आधार है वो क्या है, सीखने के प्रतिफल है। तो ये पॉइंट आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि NAS के लिए जो एक प्रकार से राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण है उसका आधार क्या है, सीखने के प्रतिफल, लर्निंग आउटकम्स ही हैं। इसी आधार पर राज्य की विद्यालयी शिक्षा का शैक्षिक मापन भी किया जाता है। तो बच्चों को कितना नॉलेज जो वो दे पाए हैं किसी राज्य में, ये कैसे डिसाइड होता है, ये सीखने के प्रतिफल के आधार पे ही डिसाइड होता है। मतलब क्या, देखिए अगर आपने सीखने के प्रतिफल प्राप्त कर लिए, लर्निंग आउटकम्स प्राप्त कर लिए हैं, तो फिर जो चीज़ आपने बच्चों को पढ़ाई है उसका अगर वो लर्निंग आउटकम प्राप्त करने का मतलब है कि उस ज्ञान का उपयोग वो दैनिक जीवन में कभी भी कर सकता है, कहीं पर भी कर सकता है। तो चाहे उसके माता पिता उसको पूछ लें तब भी वो उस चीज़ को बता देगा, चाहे कोई बाहर से अधिकारी आकर के पूछ ले तब भी वो उसको बता देगा। और अगर वो बता पाता है तभी आपने अपने सीखने के प्रतिफलों को प्राप्त साथियों किया है। ये हैं आपके सीखने के प्रतिफल। चलिए आगे बढ़ते, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, वीडियो को पूरा देखिएगा तभी समझ आएगा, तभी प्रश्नों को आप सही कर पाओगे, अदरवाइज गलत हो सकता है प्रश्न। अब देखिए सीखने के प्रतिफल क्या है, ये मैंने आपको वैसे बता दिया लेकिन फिर भी थोड़ा पढ़ लेते हैं कि प्रत्येक कक्षा के विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानने और उसके अनुसार बच्चों के सीखने संबंधी प्रगति पर नज़र बनाए रखने की ज़रूरत है। इसके लिए आवश्यकता है कि कुछ मानदंड उपलब्ध कराए जाएं जिसकी सहायता से अपेक्षित सीखने के स्तर का आकलन किया जा सके। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए मैंने यही बताया आपको अभी अभी कि जो आपका लर्निंग आउटकम है वो क्या है, एक प्रकार के इनमें मानदंड हैं जिनके आधार पर अपन ये देखते हैं कि बच्चे ने कितना सीखा है, सीखने के स्तर की जांच करते हैं अपन उन मानदंडों के आधार पे। तो वो मानदंड किस में निर्धारित किए गए, सीखने के प्रतिफलों में निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, सीखने की निरंतरता को ध्यान में रखते हुए शिक्षक एवं शिक्षा से जुड़े सभी अधिकारियों अभिभावकों को यह जानना आवश्यक है कि बच्चों ने कक्ष में क्या सीखा। इन्हीं मानदंडों को सीखने के प्रतिफल के रूप में परिभाषित किया जाता है। ये जो मानदंड होते हैं इन्हीं मानदंडों को जो सीखने के प्रतिफल अपन कह सकते हैं, या फिर सीखने के प्रतिफल जो है उनमें कुछ मानदंड, यानी कि एक प्रकार से अपने लक्ष्य और उद्देश्य जो पाठ को पढ़ा करके प्राप्त कर लिए, उसके बाद अपन ने एक मानदंड जो एक लिस्ट बना ली कि इन आधार पे मैं बच्चों की जांच करूंगा क्या ये बच्चे बिल्कुल बता पाते हैं जो पढ़ाया है मैंने। अगर वो बता देते हैं तो आपने सीखने के प्रतिफलों को साथियों क्या कर लिया, प्राप्त कर लिया। अगर नहीं बता पाते हैं तो आपने प्राप्त नहीं किया। तो मानदंडों के ऊपर ये आधारित होती है। ठीक है, अर्थात जो कुछ भी बच्चे ने सीखा है उसको जांचने अथवा उस परिणाम को देखने के मानदंड को अधिगम प्रतिफल के रूप में देखा जा सकता है। तो मेरे हिसाब से अधिगम सीखने के प्रतिफल क्या हैं, अधिगम के प्रतिफल या लर्निंग आउटकम्स क्या हैं, बहुत ही आसानी से आप लोग अब समझ गए होंगे। चलिए अब देखते हैं कि इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी, सीखने के प्रतिफल की आवश्यकता क्यों पड़ी। भाई पहले तो शिक्षा में इनकी ज़रूरत नहीं थी, फिर इनकी ज़रूरत क्या पड़ी, क्यों ये लेकर के आया गया कॉन्सेप्ट। तो देखिए, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत प्रत्येक विद्यार्थी की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु ये लेकर के आए गए, इसलिए इनकी आवश्यकता पड़ी। गुणवत्तायुक्त शिक्षा का मतलब क्या है, गुणवत्तायुक्त शिक्षा का मतलब है ऐसी शिक्षा बच्चों को प्रदान की जाए जिनका उपयोग वह दैनिक जीवन में उपयोग कर सकते हैं, प्लस उच्च कक्षाओं में जो पढ़ने के लिए जाएं तब उसका प्रयोग कर सकते हैं,
प्लस वो अगर किसी कंपटीशन की तैयारी, जैसे आप लोग अभी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो प्लस वो भविष्य में अगर निकट भविष्य में कंपटीशन की तैयारी भी करे तब भी वो नॉलेज उनके काम में आए। तो ऐसी जो शिक्षा है वो आपकी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होती है। और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सुनिश्चित करने के लिए ही जो वो सीखने के प्रतिफलों की आवश्यकता हुई। ठीक है साथियों, आगे बढ़े। आयु अनुरूप अपेक्षित स्तर, कौशल विकास एवं गुणवत्ता युक्त शिक्षा को सुनिश्चित करने हेतु इसकी आवश्यकता हुई। तो गुणवत्ता युक्त शिक्षा और आयु अनुरूप, गुणवत्ता युक्त की तो बात हो गई है। आयु अनुरूप का मतलब है कि जिस आयु वर्ग का बच्चा है उस आयु वर्ग के अनुसार उस बच्चे को नॉलेज होना आवश्यक है। इसके लिए भी आवश्यकता हुई सीखने के प्रतिफलों की। राष्ट्रीय स्तर के शैक्षिक आकांक्षाओं की क्रियान्विति हेतु भी इसकी आवश्यकता हुई। इसके अलावा देखिए, ये पॉइंट्स थोड़े आपको ध्यान में रखने चाहिए। शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किए जा रहे प्रयासों की जांच हेतु भी जो है वो आपको सीखने के प्रतिफलों की आवश्यकता हुई। बिल्कुल निश्चित तौर पे जो शिक्षा के जो अपने उद्देश्य होते हैं उनकी पूर्ति हो रही है या नहीं हो रही है, इस चीज़ की जांच करने के लिए भी जो है वो आपके सीखने के प्रतिफलों की जो आवश्यकता महसूस अपने को हुई। इसके अलावा बात करें तो राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर उच्च पायदान पर अवस्थित करने के प्रयास के क्रम में जो है इसकी आवश्यकता महसूस हुई कि अपना जो राजस्थान राज्य है उसको राष्ट्रीय स्तर पर जो शिक्षा के मामले में थोड़ा सा और ऊंचे स्थान पर लेकर के आया जाए। इस क्रम में भी जो है ऐसा कार्य किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि देखिए, निश्चित तौर पे अगर अपन सीखने के प्रतिफलों को लेकर के अपन पढ़ाई बच्चों को पढ़ाएंगे, बिल्कुल अपने लक्ष्य सेट करेंगे, उद्देश्य सेट करेंगे, उसके बाद में मानदंडों के आधार पे अपन कार्य करेंगे और जो बच्चे में कमी होगी उसको दूर अगर करेंगे तो इससे बच्चे का बिल्कुल स्तर बहुत ही सुधर जाएगा। गुणवत्ता युक्त उसको शिक्षा मिलेगी, जिससे राज्य का भी राष्ट्रीय स्तर पर जो वो स्तर बढ़ जाएगा, पायदान बढ़ जाएगा। तो उस क्रम में भी इसका उपयोग जो वो किया गया। तो ये पॉइंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर देखते हैं इसके उद्देश्य क्या हैं। सीखने के जो प्रतिफल है इनके उद्देश्य क्या है। देखिए, उद्देश्य बहुत ही आसान है, जो आवश्यकताएं हैं उन्हीं को उद्देश्य में बदल सकते हैं अपन। कि अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 के अनुसार 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को गुणवत्ता युक्त शिक्षण सुनिश्चित करना जो है वो इनका उद्देश्य है। कि इनका आपके सीखने के प्रतिफलों का उद्देश्य है कि बच्चे को गुणवत्ता युक्त शिक्षा मिले। इसके अलावा बालकों को सीखने की निरंतर प्रगति स्तर को जांचने के लिए तय मानदंडानुसार क्रियान्वयन करना, इसकी ये भी जो है वो आपका उद्देश्य है सीखने के प्रतिफलों का। कि जो स्तर है उसके अनुसार जांचा जाए, मानदंड जो उसके अनुसार तैयार किए जाए, है ना। और निरंतर एक प्रकार से उनकी जांच जो की जानी चाहिए। इसके अलावा विषय की प्रकृति, विशेषताओं, शिक्षण विधियों, सीखने के प्रतिफल को समन्वित रूप से समझने के लिए भी जो है वो सीखने के प्रतिफलों की जो है सीखने के प्रतिफलों का ये उद्देश्य है कि इसमें अपन विषय की प्रकृति, विशेषताओं और शिक्षण विधि एवं सीखने के प्रतिफल को समन्वित रूप से समझना। फिर शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार के लिए सतत प्रयास करना, ये भी इसकी जो मुख्य उद्देश्य है। सीखने के प्रतिफलों, लर्निंग आउटकम्स का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार के लिए सतत प्रयास करना। यानी गुणवत्ता में अगर अपन सुधार कर लेंगे तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा निश्चित तौर पे मिल जाएगी। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अर्थ क्या है मैंने आपको बता दिया है। ऐसी शिक्षा जिसका उपयोग आप भावी जीवन में कर पाओ। एक बार आपने समझ लिया, जैसे मेरे हिसाब से सीखने का प्रतिफल जो अगर 4-5 मिनट शुरू के आपने अच्छे से समझे हैं तो आप निश्चित तौर पे सीखने के जो प्रतिफल हैं उनको निश्चित तौर पे बिल्कुल उनसे जो प्रश्न आएगा निश्चित तौर पे सही करोगे, गलत होगा ही नहीं। तो इस प्रकार से अगर आपको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाएगी तो आप आसानी से सही कर पाओगे और बच्चों के ऊपर भी यही चीज़ लागू होती है। और इसी के लिए इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आपके लर्निंग आउटकम्स को जो कॉन्सेप्ट को लाया गया। शिक्षण को विषय तक सीमित न रखकर विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास जो वो करना। यानी शिक्षण को विषय तक का मतलब है कि शिक्षण टीचिंग का कार्य सिर्फ शिक्षण कार्य का मतलब ये नहीं है कि आपने जो विषय वस्तु को पढ़ा दिया या किसी विषय या पाठ को पढ़ा दिया और आपका काम खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। जो सीखने के प्रतिफल उनका ये उद्देश्य है कि शिक्षण कार्य तो करवाए जाए, लेकिन शिक्षण कार्य का जो उद्देश्य है वो केवल विषय तक ही सीमित न रह करके बल्कि बच्चे के सर्वांगीण विकास से, यानी कि बच्चा जब तक पूर्ण रूप से एक प्रकार से समझ नहीं लेता चीज़ों को, ज्ञान का उपयोग करना नहीं सीख जाता, तब तक उसको दोबारा से मतलब उसमें जिस भी क्षेत्र में वो कमज़ोर है उसको उन चीज़ों की जानकारी देते रहना चाहिए। यानी कि उनको पढ़ाते रहना चाहिए ताकि वो उनको गुणवत्तापूर्ण रूप से अपन शिक्षा दे सकें।
जो चीज़ नहीं समझ में आई है वो उसको दोबारा पढ़ा सके, है ना। इसके लिए भी ये उद्देश्य है सीखने के प्रतिफलों का। इसके अलावा विद्यार्थी के सीखने के संदर्भ में अभिभावकों को सजग एवं जागरूक बनाने हेतु उनकी उपलब्धि एवं प्रगति को शिक्षक द्वारा अभिभावकों से साझा करना, ये भी उद्देश्य आपके जो है सीखने के प्रतिफलों का। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट देखिए सीखने के प्रतिफल पॉइंट है, और ये सीधा सीधा इसी पुस्तक से जोड़ा गया है। और साथ ही यहाँ से ही प्रश्न आएगा, या तो उद्देश्यों से प्रश्न आ जाएगा, या आवश्यकता से प्रश्न आ जाएगा, या लर्निंग आउटकम्स क्या हैं। आपका एनसीईआरटी राष्ट्रीय स्तर पे है, तो एसआईसीईआरटी आपका जो है वो राज्य स्तर पे सीखने के प्रतिफल कॉन्सेप्ट को लाने वाला है। इनके आधार पर अपन राज्य की विद्यालय शिक्षा का शैक्षिक मापन भी करते हैं। और भी जो चीज़ें हैं इसमें क्या क्या नहीं है, क्या प्रमुख है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। चलिए अभी देख लेते हैं लास्ट में सीखने के प्रतिफलों की विशेषताएं क्या है साथियों। सीखने का जो प्रतिफल है इसकी क्या विशेषताएं हैं। तो प्रत्येक विषय के अंतर्गत विषय प्रवेश में आपको, ये पहली जो लाइन है ये आपके लिए नहीं है, तो इसको आपको इस विशेषता को नहीं करना है। देखिए साथियों, जो लर्निंग आउटकम्स की जो पुस्तकें आई हैं ये एक प्रकार से शिक्षक के लिए आई हैं। तो इसमें ये जो विशेषताएं हैं उसमें वो विशेषताएं देखनी है जो अपने एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो पहले वाली आप लोगों को नहीं देखनी। दूसरा देखिए कि कक्षावार परिभाषित सीखने के प्रतिफल प्रक्रिया आधारित है। मैंने आपको पहले बता दिया कि ये प्रोसेस आधारित है। ये प्रोसेस वो सतत रूप से चलती रहती है, ठीक है। एक पाठ अपन ने पढ़ा दिया, उसके बाद अपन ने कुछ मानदंडों के आधार पर परीक्षण कर लिया, वो सीखने के प्रतिफल अपने को प्राप्त हुए या नहीं हुए वो डिसाइड हो गया। तो क्या जब मान लीजिए सीखने के प्रतिफल प्राप्त हो गए, अब और अपन ने दूसरा पाठ पढ़ाना शुरू कर दिया, तो क्या अपन दूसरा पाठ पढ़ाने के बाद क्या दोबारा से मानदंडों के आधार पर परीक्षण नहीं करेंगे? क्या अपन दोबारा से आपके सीखने के प्रतिफलों को नहीं जांचेंगे? अपन बिल्कुल जांचेंगे। तो ये एक अनवरत प्रक्रिया जो लगातार चलती रहती है, तो एक प्रक्रिया आधारित है। तो सीखने के जो प्रतिफल हैं वो किसके ऊपर आधारित हैं? प्रक्रिया पर आधारित हैं, यही यहाँ पे बोला गया है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, ये प्रतिफल एक प्रकार से जांच बिंदु हैं, चेक पॉइंट हैं, जो गुणात्मक एवं मात्रात्मक रूप से मापे जा सकते हैं। भाई प्रतिफल क्या है? प्रतिफलों में मानदंड हैं। मानदंड क्या मतलब? मतलब कुछ ऐसे पॉइंट्स जिनके आधार पे अपन बच्चे ने क्या पढ़ा क्या सीखा उसको जांचना, यानी कि कुछ ऐसे पॉइंट्स बना देना जिनके आधार पे अपन ये जांच पाएँ कि बच्चे को क्या चीज़ कितनी समझ में आई है। वो चीज़ें होती हैं आपके प्रतिफल में, तो निश्चित तौर पे उनका मापन किया जा सकता है। तो ये मापन एक प्रकार से ये चेक पॉइंट है, यानी उनका सीखने के प्रतिफलों का मापन किया जा सकता है। गुणात्मक रूप से भी किया जाता है और मात्रात्मक रूप से भी किया जा सकता है। ये प्रतिफल बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए अपेक्षित संपूर्ण सीखने के अनुसार बच्चों की प्रगति का आकलन करने में मदद करते हैं। बिल्कुल सही बात है कि ये जो प्रतिफल हैं ये किस चीज़ में अपने मदद करते हैं कि बच्चे ने कितना सीखा संपूर्ण सीखने के अनुसार, और उसकी प्रगति के आकलन के लिए काफ़ी मददगार ये साबित होते हैं कि बच्चे ने कितना सीखा, क्या सीखा, बच्चे की प्रगति कितनी हुई है, बच्चा दैनिक जीवन में ज्ञान का उपयोग कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो सीखने के प्रतिफल की विशेषताएं हैं। ठीक है साथियों, आगे देखिए, पाठ्यचर्या अपेक्षाओं के अनुसार सीखने के प्रतिफलों की उपलब्धि और समझ के लिए शिक्षकों की मदद हेतु प्रतिफलों के साथ साथ सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं भी सुझाई गई हैं, जो कि सीखने की क्रिया को पूर्ण बनाता है। ये जो पॉइंट है ये भी आपको ध्यान में रखने की विशेष आवश्यकता नहीं है। अगला देखिए, संदर्भगत संसाधनों और सीखने की उपयुक्त प्रक्रियाओं के द्वारा शिक्षक एक समावेशी कक्षा में विभिन्न क्षमताओं वाले बच्चों की आवश्यकताओं के अनुरूप विविधतापूर्ण अवसरों का निर्माण कर सकते हैं और उन्हें बच्चों को उपलब्ध करा सकते हैं। इसमें देखिए मोटी मोटी बात यही है, मोटा मोटी बात, कि जैसे संदर्भगत संसाधन जो होते हैं, जैसे बुकलेट हो गया, पोस्टर हो गया, जो टीएलएम वगैरह होते हैं उन्हीं को बोलते हैं ना। और सीखने की जो आवश्यक एक सीखने की उपयुक्त प्रक्रियाओं के द्वारा, मतलब एक अच्छी विधि का उपयोग करके, टीएलएम का उपयोग करके एक प्रकार से समावेशी कक्षा का निर्माण शिक्षक के द्वारा किया जा सकता है और एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उसमें दी जा सकती है। और सीखने के प्रतिफलों की एक काफ़ी विशेषता है, काफ़ी बड़ी विशेषता है। ठीक है, तो घुमा फिरा की विशेषताएं वही आ रही हैं अपने, है ना। चलिए आगे बढ़े। देखिए, हाँ, सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं एक एक प्रतिफल के साथ संयोजित नहीं हैं। इस लाइन को अपन आगे इसी में समझेंगे। इसका अर्थ यह है कि कोई एक प्रक्रिया सीखने के अनेक प्रतिफलों को प्राप्त करने में मदद कर सकती है। कहने का मतलब क्या? मतलब प्रतिफल में मानदंड होते हैं। एक तो मान लीजिए जो है, एक तो अपन ने जो है अपन ने पाठ पढ़ा है, मान लीजिए आपका गुणनखंड आपने टॉपिक पढ़ा है, गुणनखंड,
गुणनखंड टॉपिक पढ़ाया और आपके लक्ष्य क्या हैं, आपका लक्ष्य ये है, ये आपका मानदंड है कि बच्चे को गुणा करना आता है या नहीं आता। ये एक चेक पॉइंट ये चेक करेंगे आप। दूसरे चेक पॉइंट में आपका पॉइंट जो वो है जोड़, कि बच्चे को जोड़ आता है या नहीं आता है। तो ये अपन जब चेक करते हैं तो ये क्या आपका, देखिए यहाँ पे साफ शब्दों में लिखा हुआ, तो इसका अर्थ यह है कि कोई एक प्रक्रिया सीखने के अनेक प्रतिफलों को प्राप्त करने में मदद कर सकती है। तो मतलब एक प्रक्रिया, प्रक्रिया क्या, अपन ने गुणनखंड सिखाया बच्चों को। अब जब गुणनखंड अपन ने सिखाया बच्चों को तो उसमें गुणा और जोड़ बच्चा क्या सीख पा रहा है या नहीं सीख पा रहा है। तो क्या वो एक प्रकार से गुणा करना उसमें सीख पाएगा या नहीं सीख पाएगा, या जोड़ करना यानी, या फिर जोड़ या गुणा दोनों सीख जाएगा। अगर दोनों सीख रहा है तो इसका मतलब है एक प्रक्रिया से दोनों चीज़ों को सीख गया, तो एक प्रक्रिया से अनेक प्रतिफलों को उसने प्राप्त कर लिया। और वहीं सीखने के एक प्रतिफल को प्राप्त करने के लिए एक से अधिक प्रक्रियाओं का प्रयोग भी किया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए अगर अपन ने जो लक्ष्य निर्धारित किए, बच्चों को अपन ने पढ़ा दिया लेकिन वो लक्ष्य अपने को प्राप्त नहीं हुए, तो अपन क्या करें, अपन अपने को सीखने के प्रतिफल नहीं प्राप्त हुए। अब अपने को ये पता चल गया कि बच्चे को ये कमजोरी है, तो उस कमजोरी को अपन ने दूर कर दिया। ठीक है, यानी कि अपन ने जो प्रयास किया, वो पहले जो प्रयास किया वो विफल रहा, उसके बाद दोबारा से अपन ने प्रयास किया, मान लीजिए तब जाकर के अपन सफल हो गए, या फिर भी विफल हो गए। अगर फिर विफल हो गए तो फिर प्रयास करेंगे और फिर मान लीजिए अपन सफल होते हैं। यानी कि अनेक अपन ने जो प्रतिफल किए, लेकिन अपने को जो है, देखिए वहीं सीखने के एक प्रतिफल को प्राप्त करने के लिए, प्रतिफल अपने को एक ही प्राप्त करना था कि बच्चे को मैं गुणनखंड करना सिखा दूं, लेकिन अपन सिखा नहीं पा रहे थे, अनेक उसके लिए क्रियाएं की, फिर वो समझ में आया। तो एक प्रतिफल को प्राप्त करने के लिए अनेक प्रक्रियाएं भी की जा सकती हैं, और एक क्रिया से अनेक प्रतिफल भी प्राप्त हो सकते हैं, बिल्कुल निश्चित तौर पर, है ना। एक पंथ दो काज वाली बात है, एक तीर छोड़ोगे दो निशान, मतलब शिकार बन जाए आपके, तो वो वाली बात है यहाँ पे, है ना। तो उम्मीद है आप इसको समझे होंगे। अतः इसे संपूर्णता में देखा जाना चाहिए। शिक्षक संसाधनों की उपलब्धता ये कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे देखिए, यह ध्यान रखा जाए कि प्रत्येक विषय की परिभाषा सीखने के प्रतिफल विषयों की अंतः एवं आंतरिक जटिलताओं और अवस्थाओं के संदर्भ में आपस में स्पाइरल रूप से जुड़े हुए। स्पाइरल रूप से जुड़े होने का मतलब क्या, देखिए साथियों, इसको बताना चाहूँगा मैं यहाँ पे। स्पाइरल रूप का मतलब क्या होता है। स्पाइरल रूप से प्रक्रिया का आशय है कि अधिगम प्रक्रिया से मूल्यांकन तक पहुंचा जाए एवं न्यून अधिगम क्षेत्र का पता लगाकर पुनः शिक्षण करवाया जाए। यही क्या है, स्पाइरल रूप से जुड़ा होना होता है। यानी कि स्पाइरल रूप से जुड़ने का मतलब है कि आप लोग परीक्षण करें कि बच्चे ने कितना सीखा। अगर बच्चे ने नहीं सीखा तो उसको दोबारा सिखाइए, उसको पुनः शिक्षण करवाइए। ये होता है स्पाइरल रूप से सीखना। जब तक एक प्रतिफल बच्चे को प्राप्त नहीं कर लिया, एक प्रतिफल या एक मानदंड बच्चे ने अगर प्राप्त नहीं कर लिया, अगर नहीं किया है, तब तक आप दूसरा शुरू नहीं कर सकते। स्पाइरल रूप से जुड़े होने का मतलब यही है कि एक प्राप्त करने के बाद दूसरे प्रतिफल की तरफ अपन बढ़ते हैं। ठीक है साथियों, उम्मीद है आप इसको आराम से समझ गए होंगे। आगे देखिए, कक्षावार अनुभागों को अलग अलग न देखा जाए। बच्चे के संपूर्ण विकास के लक्ष्य प्राप्ति में पूर्णतावादी परिदृश्य ही सार्थक रहेगा। ये भी विशेषता आपके जो सीखने के प्रतिफल है उनकी। इसके अलावा एक और विशेषता कि पाठ्यचर्या विषयों के सीखने के प्रतिफलों के प्रत्येक खंड में उस विषय से संबंधित कुछ अतिरिक्त विशिष्ट दिशा निर्देश दिए गए हैं, ताकि ये सारी की सारी टीचर्स के लिए ये चीज़ें यहाँ पे आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यदि आवश्यकता हो तो सीखने के प्रतिफलों को अत्यधिक संज्ञानात्मक कठिनाई, बौद्धिक रूप से चुनौती वाले बच्चों हेतु लचीला बनाया जा सकता है। यानी कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बौद्धिक रूप से उन्हें काफ़ी चुनौती होती है, यानी कि दिमाग थोड़ा मंद बुद्धि मान लीजिए होंगे बालक, तो उनके लिए सीखने के जो उद्देश्य हैं वो छोटे भी निर्धारित किए जा सकते हैं। लचीलापन उनमें उनके लिए दिया जा सकता है। ये शिक्षक के स्तर पे छोड़ा गया है। तो ये साथियों आपके सीखने के प्रतिफल का टॉपिक था। और ये जो टॉपिक है, अपन ने SIERT जो उदयपुर की जो संस्था है, जो टीचर्स को प्रशिक्षण अवेलेबल कराती है इन्हीं चीज़ों के लिए, उनकी जो पुस्तक है उनमें से, उस पुस्तक में से मैंने आपको दिशा निर्देश बताए सीखने के प्रतिफल क्या है। ये बिल्कुल आसान भाषा में बताया कि जो अपन ने पढ़ाया है, जो उद्देश्यों के लिए पढ़ाया है, वो उद्देश्य अपने को प्राप्त हो जाए, प्लस ज्ञान जो वो गुणवत्तापूर्ण मिले, उसका दैनिक जीवन में वो बच्चा उपयोग कर पाए। अपने उसके माँ बाप को ये पता हो कि बच्चे को क्या पढ़ाया गया और क्या उपयोग में आएगा। कोई अधिकारी जो आ रहा है उसको ये पता होना चाहिए कि जो शिक्षक के द्वारा, मेरे शिक्षक के द्वारा बच्चे को जो पढ़ाया गया
क्या वो गुणवत्तापूर्ण है, क्या बच्चे को समझ आया है, क्या नहीं आया है, ये सारी चीज़ें जो वो सीखने के प्रतिफल के अंतर्गत आती हैं। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, गुणवत्तायुक्त शिक्षा देने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ी, इसके उद्देश्य क्या है, गुणवत्तायुक्त शिक्षा देना ही इसका जो मुख्य उद्देश्य है, सर्वांगीण विकास इसका मुख्य उद्देश्य है, और ये चाइल्ड सेंटर्ड है यानी छात्र केंद्रित उपागम होता है। सीखने के जो प्रतिफल की विशेषताएं वो भी अपन ने देख ली। तो ये सारी की सारी चीज़ें साथियों डिटेल से अपन ने कर ली हैं, और सीखने के प्रतिफल क्या है क्या नहीं है ये सबसे पहले मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया। तो इसी के साथ साथियों आपका रीट की साइकोलॉजी का संपूर्ण सिलेबस, रीट 2021 की साइकोलॉजी का संपूर्ण सिलेबस समाप्त होता है। जल्द ही आप लोगों के सामने इसकी PDF में अवेलेबल करवाने की कोशिश करूँगा। ठीक है साथियों, मिलेंगे अपन। अगर वीडियो आपको पसंद आया निश्चित तौर पे लाइक करना साथियों, और अभी काफ़ी लेट नाइट हो चुकी है और लेट तक जग करके मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाया है, तो निश्चित तौर पे आपको लाइक ज़रूर करना चाहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आया लाइक करें। चैनल पर आप नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, घंटी के निशान को दबा करके जो है आप नोटिफिकेशन को ऑल पे कर देना, आप लोगों को हमारे नोटिफिकेशन मिलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है साथियों, मिलेंगे अपन अगले वीडियो में एक और शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।